हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। प्रीवियस वीडियो में बेटा हम लोगों ने जिन चीज़ों को डिस्कस किया वो अब आपके माइंड में बहुत क्लियर होनी चाहिए। एटलीस्ट थ्योरेटिकली ही हो, लेकिन वो आपके माइंड में अब रहनी चाहिए। नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस में क्या करते हैं? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनते हैं। वर्ब्स को हमने दो टाइप में डिवाइड किया था, वो आपने अब तक लिख लिया होगा। दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट। फिर हम गए थे वर्ब्स को जब हमने डिवाइड किया तो हेल्पिंग वर्ब्स को हमने देखा। हेल्पिंग वर्ब्स ग्रामर में 3 होती हैं, जिसको हम डेफिनेटली आज डिस्कस करने जा रहे हैं। कंजंक्शन जो है उसमें हम लोगों ने सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, इसको डिस्कस किया। और एडजेक्टिव एडवर्ब के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, आज के सेशन में जब हम इसको स्टार्ट करें, और आज का सेशन जो है इसमें थ्योरी ही होगी, कंटेंट बहुत होगा। अब जो इंट्रोडक्शन होता है इंग्लिश का वो तो डेफिनेटली ओवर हो चुका है अब। ठीक है, तो अब जो आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। एक बार जब आप ये बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि संजय सर ने बिल्कुल स्टार्टिंग क्लासेस से ही फाइनाइट नॉन फाइनाइट को यूज करना शुरू क्यों किया था। क्योंकि इफ नॉट ऑल, ड्यूरिंग सॉल्विंग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस you will come across questions where actually it is very crucial to decide whether this verb is a finite verb or a non-finite verb, and why we are unable to solve difficult looking questions in a very easy way। और डिफिकल्ट लगने वाले क्वेश्चंस को हम आसानी से क्यों नहीं कर पाते, जबकि कुछ स्टूडेंट्स कम काम करते हैं और उनका आउटपुट ज्यादा होता है। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं हम इसको। ये फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब की थ्योरी जो है बहुत क्लियर है। फाइनाइट वर्ब से या तो ये पता लगेगा कि एक सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर या प्लूरल है, या ये पता लगेगा कि सेंटेंस का टाइम जो है प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, या दोनों के बारे में पता लग जाएगा। व्हेयरएज नॉन फाइनाइट वर्ब से ना तो हमें ये पता लगेगा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है या प्लूरल है, या सेंटेंस जो है, सेंटेंस का जो टाइम है वो इन तीनों में से क्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और स्पेसिफिक होंगे जरा बेटा। फाइनाइट वर्ब्स में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मेन वर्ब्स हैं, मोडाल्स हैं, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स में केवल जो है मेन वर्ब्स आती हैं। जब हम बात करते हैं वर्ब्स की, और इस एस्पेक्ट को भी आप बहुत अच्छा समझ लीजिएगा, केवल ग्रामर में केवल 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, नेमली बी, हैव एंड डू। जब भी हम बी बोलते हैं तो इसका मतलब एजएमआर वॉज है, और हैव, हैज, हैड एंड डू, डज, ये आपको विजिबल भी है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं एंड देन मोडाल्स हैं। तो मेन वर्ब जो होती हैं, मेन वर्ब्स ये आपकी फाइनाइट वर्ब भी बन सकती हैं और ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी बन सकती है। कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से चलेगा। तो यहाँ पे जो हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, दैट कंक्लूजन वुड बी कि हेल्पिंग वर्ब्स एंड मोडाल्स की अगर आप बात करें तो जो पीछे गए थे हम लोग, ये हमेशा जो है फाइनाइट वर्ब की तरह फंक्शन करते हैं। ठीक है, हमेशा। अब जब हम बात करते हैं मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब में इशू आएगा कि ये जो मेन वर्ब है ये एक फाइनाइट वर्ब है या एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। ध्यान है। तो अब तक की जो क्लास हुई है हमारी अराउंड 4 मिनट्स की, उसकी लर्निंग क्या है, प्रॉब्लम कब आएगी? हेल्पिंग वर्ब में नहीं आएगी कि हम फाइनाइट नॉन फाइनाइट डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, मॉडल में नहीं आएगी, केवल मेन वर्ब में प्रॉब्लम आने जा रही है कि एक्चुअली ये एक फाइनाइट वर्ब है या एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। बहुत क्लियरली जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं उनको मेंटल नोट बनाइए, और सेशन खत्म होने के बाद अपने नोट बनाइए, अपनी लैंग्वेज में बनाइए, और अगर आप इसको ढंग से सीख गए तो आपका आगे का जो कोर्स बढ़ रहा है वो काफी इजी होगा। ठीक है ना। यहाँ पर जो है सेंटेंस जो आपको दिखाई पड़ रहा है उसमें हमने एजएमआर वॉजबर का यूज किया हुआ है, और हम इसको आउटराइट कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एक फाइनाइट वर्ब है। तो हमें जो एज पहला सेंटेंस जो है इससे क्या पता लग रहा है? इससे हमें पता लगता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है और सेंटेंस का टाइम प्रेजेंट है। डेफिनेटली ये वर्ब कैसी हो गई? फाइनाइट। आर से क्या पता लगता है कि सब्जेक्ट का नंबर कैसा है? प्लूरल है। सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट में है। और वर्ब कैसी है? फाइनाइट है। और जब वॉज से पता लगता है, तब तो अगर मैं आपको केवल दिखाई दूं तब भी आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे हमें पता लगता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है और सेंटेंस पास्ट में है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी हमारा कंपोनेंट सेटिस्फाई होता है तो वो वर्ब कहलाती है फाइनाइट। तो और हम लोग पहले भी कंक्लूड कर चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब एंड मोडाल्स
आर ऑलवेज फाइनाइट वर्ब्स। प्रॉब्लम कहां पे आएगी? प्रॉब्लम मेन वर्ब के केस में आएगी, जो अभी हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक, इस सेंटेंस में आइएगा, यहां पर जो कैन है एक मॉडाइल है, और हम क्या जानते हैं, मॉडाइल एंड हेल्पिंग वर्ब्स हमेशा जो है फाइनाइट वर्ब होते हैं। सेंटेंस की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? इस सेंटेंस को कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक फाइनाइट वर्ब चाहिए। तो जब हम कैन में आते हैं तो कैन से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कैन से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर भी हो सकता है कैन के साथ, और वो प्लूरल भी हो सकता है। तो कैन से हम कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि सब्जेक्ट का नंबर क्या है। तो नंबर हमें अनक्लियर है, बट एट द वेरी सेम टाइम हम ये पता कर सकते हैं कैन से कि ये जो आपके पास जो इसका टाइम है सेंटेंस का वो प्रेजेंट का है। तो कैन कैसी वर्ब हो गई? कैन हो गई फाइनाइट वर्ब। बट अब जब हम आते हैं प्ले पर, प्ले पर जब आए तो प्ले ध्यान से देखिएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब भी ये अगर ये ही है तब भी प्ले लिखा हुआ है, अगर ये दे है तब भी प्ले लिखा हुआ है। मतलब इस वर्ब से हमें ये नहीं पता लग रहा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सिर्फ इसी तरीके से अगर हम ये पता करें, इस प्ले से पता करें कि सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है, तब भी हम पता नहीं कर पाएंगे। अगर हमें इस सेंटेंस का टाइम चेंज करना हो, आप सोचिए हम कैन को कुड करेंगे या प्ले को प्लेड करेंगे। तो इतना तो आपको अंडरस्टैंडिंग है कि कैन को कुड किया जाएगा। मतलब अगर हम कुड भी कर दें तो प्ले जो है अपने सेंटेंस के टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होगी और सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से चेंज नहीं होगी। तो प्ले जो है ना तो इससे नंबर क्लियर है सब्जेक्ट का, ना ही इससे टाइम क्लियर है। तो इस केस में प्ले कैसी वर्ब हो गई बेटा? नॉन फाइनाइट। चलिए अब हम इन दोनों सेंटेंसेज को जो हमें लिखे हुए हैं इनको हम पास्ट में लेके चलते हैं, और पास्ट में लेने के लिए हमें कैन को कोड करना होगा। ठीक है, अब अगर इन दोनों सेंटेंसेज को आप प्रीवियस सेशन से इस यहां से आप कंपेयर करें तो प्ले यहां पर ना तो हमें ये बता रही है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, या सेंटेंस का टाइम जो है प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, ये नहीं बता रही हमको। ठीक है, तो कुड से हमें पता लग रहा है, नंबर तो पता नहीं लगा सकते हम लोग, लेकिन टाइम का पता कर सकते हैं। तो कुड कैसी वर्ब हो गई? और फाइनाइट। सेंटेंस की रिक्वायरमेंट भी क्या है? कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक फाइनाइट वर्ब। और प्ले ऑब्वियसली यहाँ पर जो है, इससे ना तो हमको ये पता लग रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, या सेंटेंस का टाइम जो है प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो प्ले कैसी वर्ब हो गई? नॉन फाइनाइट। तो आई होप के फ्रेशर्स, ये वीडियोज बनाए गए हैं फ्रेशर्स के लिए, जो 3 साल की पढ़ाई छोड़ के आए हैं, 3 साल के बाद पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, या जो अभी अभी ग्रेजुएशन कर या 12th कर आए हैं, तो उनको सबको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर फाइनाइट कौन सी है और नॉन फाइनाइट। तो आपको मैंने एक साथ दिखा दिया अभी, और आपको पीडीएफ में ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। तो आपको नोट्स बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी। व्हाट यू नीड टू डू इज एक्चुअली जस्ट वॉच द वीडियो एंड डेवलप द कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम फिर से लौटे इसी बात पर। तो अब हम फिर से कंक्लूड कर रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? 3। मॉडल्स कितने होते हैं? हाँ, ज्यादा होते हैं, और ये हमेशा जो होते हैं हमेशा एक सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब की तरह फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि फाइनाइट वर्ब पे तो हमने काफी डिस्कशन कर लिया, अब हमें चलना चाहिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स की तरफ, क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम कंपटीशन में जो आती है स्टूडेंट्स को बड़ा सीरियसली जो है अपने एम्बिशन को, अपने टारगेट को परस्यू कर रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम जो आएगी वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स को लेकर आएगी। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में हमारे पास जो है 3 टाइप्स में है ये, पार्टिसिपल, जेरेंड एंड इन्फिनेटिव। 3 टाइप्स में है। अब जब हम बात करते हैं पार्टिसिपल्स की, तो पार्टिसिपल्स भी जो है 3 टाइप्स के हैं, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, जो आपको पीछे दिखाई पड़ रहा है लिखा हुआ है। जेरेंड अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास सिंपल जेरेंड भी है और एक परफेक्ट जेरेंड भी है ना। जो स्टूडेंट पिछले 6 महीने से किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, अगर उनके वहां पर जेरेंड डिस्कस किया गया है तो आप अपने आप से जरूर पता करिए क्या वहां पर परफेक्ट जेरेंड को डिस्कस किया गया। तो शायद मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नहीं, बट बहुत लाइकली है कि शायद परफेक्ट जेरेंड के बारे में डिस्कशन ना किया गया। और जब हम बात करते हैं इन्फिनेटिव की, तो हमारे पास एक पूरी फैमिली निकल के आ रही है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। टू इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव है, कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव एंड हाउ टू इन्फिनेटिव। तो अब जब हम बिल्कुल हार्डकोर कंटेंट पे आ ही चुके हैं, तो अब
इतनी इंफॉर्मेशन जब आपको मिल गई है कि सर नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर ऑफ 3 टाइप्स, नेमली पार्टिसिपल, जेरेंड एंड इन्फिनिटिव। और फर्दर मोर पार्टिसिपल्स फिर से 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। जेरेंड फिर से जेरेंड भी 2 टाइप के होते हैं, सिंपल जेरेंड एंड परफेक्ट जेरेंड। और इन्फिनिटिव की फैमिली आप देख सकते हो। अब इस इंफॉर्मेशन के साथ एक पेपर सेटर आपके साथ क्या करने जा रहा है, ये बिल्कुल एंटिसिपेट करते रहिए। अगर मैं इस समय आपसे पूछूं बताओ बेटा कौन सा पार्टिसिपल सही है, तो ऑब्वियस जो आंसर आपका आना है कि सर तीनों सही है। कौन सा जेरेंड सही है, सर दोनों जेरेंड सही है। कौन सा इन्फिनिटिव सही है, तो सर सारे इन्फिनिटिव सही है। तो पेपर सेटर क्या करेगा, जहां चाहिए होगा बेयर वहां लगा देगा टू, जहां चाहिए होगा कंटीन्यूअस इन्फिनिटिव वहां लगा देगा परफेक्ट इन्फिनिटिव, जहां चाहिए होगा परफेक्ट इन्फिनिटिव वहां लगा देगा परफेक्ट कंटीन्यूअस इन्फिनिटिव। तो एक बार आप इसकी नब्ज को पकड़ लें, एक बार आप इसकी बारीकी को पकड़ लें, तो फिर आपको पेपर जो है डराएंगे नहीं। और रीडिंग और वोकैब के लिए हमें प्रैक्टिस में जाना पड़ेगा, बट ग्रामर इज समथिंग वेयर यू कैन स्टैंड एट पार विद द स्टूडेंट हु हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द पास्ट 2 years। आप उसके बराबर आ जाएंगे। अब थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल की जब हम बात करते हैं तो ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, प्लेइंग, सिंगिंग, टॉकिंग, वॉकिंग, डांसिंग। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है बेटा हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगा आपको। अब सिंपल जेरेंड जो होता है ये V4 होता है, जैसा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है और जैसा वैसा ही सिंपल जेरेंड है। प्लेइंग, सिंगिंग, टॉकिंग, वॉकिंग, डांसिंग ये सिंपल जेरेंड है, और परफेक्ट जेरेंड में हैविंग प्लस V3। अब एक कॉज ऑफ कंसर्न यहाँ पर ये आता है, सर प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड बिल्कुल एक तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट जेरेंड भी एक तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं, तो सर हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। आपको ये प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा काम है कि मैं आपको कैसे गाइड करता हूं। आपको बस ये जानना है कि ये होता है, और बाकी काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए। आपको प्रीवियस पेपर देखने हैं, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, हमें रीडिंग में और वोकैब में भी एज लेना है। ग्रामर का प्रेशर जो है आप मत लीजिए, आप बस सुनिए इन चीजों को और इन प्रेशर को मेरे ऊपर डाल दीजिए। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा जॉब है, मैं इसमें प्रोफिशिएंट हूँ शायद, और मैं इन चीजों को काफी आसानी से हैंडल कर लेता हूँ। जब हम बात करते हैं इन्फिनिटिव की, तो यहाँ पर टू इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, 2 + V1, टू प्ले, टू सिंग, टू वॉक, टू टॉक। बेयर इन्फिनिटिव V1 केवल गो, प्ले, वॉक, डांस ऐसे करके होगा, अभी एग्जांपल्स आएंगे। और कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव का 2 के साथ बी लगाएंगे, V4 लगाएंगे। परफेक्ट इन्फिनिटिव 2 के साथ हैव होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव 2 के साथ हैव बीन होगा प्लस V4 होगा। हाउ टू इन्फिनिटिव हाउ टू लिखा होगा प्लस V1 होगा। तो दीज आर द इंट्रिकेसीज, कॉम्प्लेक्सिटीज, जटिलताएं हैं जिसको एक स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने लिखा V4 लिखा हुआ है, तो सिंगिंग। अब ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये क्या है, जेरेंड है, ये क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, ये क्या है, परफेक्ट जेरेंड है। ठीक है, तो अगर आप एक फ्रेशर हैं और फ्रेशर की डेफिनेशन को हम पहले ही सेटल कर चुके हैं, तो आपको एक बार यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लेना चाहिए और इसको एक बार लिखना चाहिए आपको। मैं कुछ और एग्जांपल दिखा देता हूँ। राइटिंग हो गया, रिटन हो गया, हैविंग रिटन, तो इनको लिख लीजिए आप एक बार और फिर डिस्कशन में आगे बढ़िए। चलिए, तो इस समय हमारे पास एक अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स के हम लोग अंदर जा रहे हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स को जो है अब हम डील करेंगे बेटा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाला पार्ट क्लियर है। चलिए, पार्टिसिपल्स, जेरेंड एंड इन्फिनिटिव। ठीक है, नाउ पार्टिसिपल का जो ग्रामेटिकल टर्म है वो है वर्बल एडजेक्टिव। अब आपको एक प्रॉब्लम आएगी ना कि सर ये V4 जेरेंड है, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल है सर। ठीक है, इन्फिनिटिव में इस फैमिली को अलग कर दीजिए और केवल जो एक टू इन्फिनिटिव है ये आपके यहाँ बहुत सारे एरर्स और काफी डिफिकल्ट कैटेगरी के एरर्स को फॉर्म करता है, जिसको अगर आप ऑनलाइन चेक भी करेंगे तो बहुत ही रीजनेबल और कन्विंसिंग आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो वो कन्विंसिंग आंसर जो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको 1 + 1 जोड़ ऐड करने को कहा जाए और इसका जो सम आएगा 2 आएगा, बिल्कुल उसी तरीके से उसी ईच के साथ जो है हम इसको करेंगे। ठीक है,
तो ये प्रॉब्लम आएगा। तो पार्टिसिपल्स को जो हमने पार्टिसिपल को और किस नाम से जाना जाता है, वर्बल एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या करते हैं वो आप जानते होंगे, ठीक है। जरन को किस नाम से जाना जाता है, वर्बल नाउन। और टू इन्फिनेटिव में केवल जो टू इन्फिनेटिव है, जैसा मैंने कहा ये कैटेगरी अलग है और टू इन्फिनेटिव जो है बेटा अलग होता है। तो जो टू इन्फिनेटिव है ये वर्बल नाउन बन सकता है, वर्बल एडजेक्टिव बन सकता है और वर्बल एडवर्ब बन सकता है। तो आपके माइंड में ये आएगा सर ये वर्बल वर्ड क्यों लगाया गया। देखिए अगर हम लिखते हैं नाइस तो ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसका जो ओरिजिन है किसी वर्ब से नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं लिखता हूं राइटिंग, केवल राइटिंग लिखता हूं तो ये एक वर्बल, राइटिंग एक वर्बल एडजेक्टिव है, ठीक है। मैं यही लिख देता हूं राइटिंग एक वर्बल एडजेक्टिव है। तो क्योंकि का पार्टिसिपल फंक्शन किसका परफॉर्म करेंगे, एडजेक्टिव का, लेकिन इनकी ओरिजिन कहां से होगी, ओरिजिन वर्ब से होगी। अब हम नाउन पे आते हैं। अगर मैं लिखता हूं रवि तो रवि एक नाउन है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन रवि की जो ओरिजिन है वो किसी वर्ब से नहीं हुआ। तो रवि एक नाउन है, केवल नाउन, लेकिन जरन जैसे सिंगिंग है, टॉकिंग है, वॉकिंग है, वो एक नाउन है। अब सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट जो नॉन फाइनेंट वर्ब में आता है वो टू इन्फिनेटिव को लेकर आता है। मैं आपको 2-3 सेशन करा दूंगा, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में नहीं है, वो एडवांस सेशन में आएंगे। बेयर इन्फिनेटिव, अगर एक स्टूडेंट जो 2-3 साल से तैयारी कर रहा है और उससे पूछो कि नॉन फाइनेंट वर्ब्स का क्या स्कोप है कंपटीशन में आपके, तो वो बताएगा कि यार बहुत ज्यादा यूज होता है ये। तो इसके लिए तो हम एडवांस सेशन में जाएंगे और उसके लिए तो फिर आपको कोर्स में जाना पड़ेगा। अभी हम जो है केवल टू इन्फिनेटिव के बारे में डिस्कशन करें ना। बाद में अभी हम लेटर इसी सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब रवि क्या है, नॉर्मल नाउन, जरन क्या है, वर्बल नाउन। अब वही चीज जो हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में डिस्कस करी थी, नाउन एक सेंटेंस में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो आपका ऑब्वियस आंसर होना चाहिए नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनते हैं। तो जरन क्या काम करेंगे और टू इन्फिनेटिव जब वर्बल नाउन की तरह काम करेगा तो ये दोनों भी क्या करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की तरह फंक्शन करेंगे, ठीक है। आगे जाकर देखते जाइए कि इसमें क्या क्या इश्यूज अभी हमारे सामने आने जा रहे हैं और मतलब क्या क्या चैलेंजेस हैं जिनको हमें ओवरकम करना है इजीली पेपर क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो इस समय पार्टिसिपल्स और अगर आपको लिखना है तो आप इसको वीडियो पीडीएफ में लिखा हुआ है, बट आई वुड वेरी स्ट्रांगली सजेस्ट फ्रेशर्स के लिए कि आप इनको एक बार लिखिए और ये समझिए पार्टिसिपल्स को हम क्या बोलते हैं, वर्बल एडजेक्टिव, जेरेंड को वर्बल नाउन, टू इन्फिनेटिव को हम क्या कहते हैं, वर्बल नाउन भी है, वर्बल एडजेक्टिव भी है और ये वर्बल एडवर्ब भी है। और नाउन सेंटेंस में क्या काम करता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। तो थोड़ा और डिस्कशन करिए, अगर सर जेरेंड भी नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर सकता है और टू इन्फिनेटिव भी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है नाउन का, तो क्या सर इनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता कि कब जेरेंड लगाएंगे कब हम टू इन्फिनेटिव लगाएंगे। बस यही कंपटीशन है। अगर आपकी सोच यहां तक आ चुकी है, हाँ सर यार ये तो समझ में आ रहा है हमको ये, क्योंकि रवि है, श्याम है, आगरा है, दिल्ली है, पटना है, कोलकाता है, ये नाउन है, ठीक है। वो नाउन हम जानते हैं, वो हमने बचपन में पढ़ लिया, लेकिन हर समय हम बचपन में नहीं रह सकते, हमें बचपन से थोड़ा ग्रेजुएट करना पड़ेगा, मैच्योरिटी आएगी, सेंसिबिलिटी हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। तो यस सर एक प्रॉब्लम ये आती है, मतलब कि नाउन की तरह हम किसे यूज करें, जेरेंड को यूज करें या टू इन्फिनेटिव को यूज करें। तो जब हम नॉन फाइनेंट वर्ब का जो टॉपिक आपको आपके ऑनलाइन कोर्स में दिखाई पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये क्या बला है और इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, ठीक है। अब हम कुछ चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं और आई होप कि आपको अब ये वाला पार्ट जो है बिल्कुल क्लियर है कि नॉन फाइनेंट वर्ब्स कितने टाइप की होती हैं और इनको कैसे लिखा जाता है। तो अब हम इनको प्रैक्टिकली चेक करने जा रहे हैं। कुछ सेंटेंसेस लेंगे, वहां पे हम चेक करेंगे, वर्ब्स को चेक करेंगे और आप भी मेरे फ्लो के साथ चलिएगा। अब जो सेंटेंस हमारे पास आता है, ही लाइक्स टू प्ले चेस, दे लाइक टू प्ले चेस, ही लाइक टू प्ले चेस, दे लाइक टू प्ले चेस। तो वर्ब हमारे पास ब्लू में भी है और ग्रीन में भी आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना। अब जो वर्ब लाइक्स आई है, इससे हमें क्या पता लग रहा है, लाइक से हमें ये पता लग रहा है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सेंटेंस का जो टाइप है वो कैसा है, सेंटेंस का जो टाइम है वो प्रेजेंट है, ये पता लग रहा है। तो लाइक्स कैसी वर्ब हो गई, एक फाइनाइट वर्ब, ठीक है। और टू प्ले
और लाइक्स को जैसे ही हमने सब्जेक्ट को ही से हटा के दे किया तो ये वर्ब लाइक्स जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गई। तो इस तो ये लाइक कैसी वर्ब हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गई। अब टू प्ले देखिएगा, चाहे सब्जेक्ट ही हो, चाहे सब्जेक्ट दे हो, चाहे सेंटेंस प्रेजेंट में हो, चाहे सेंटेंस पास्ट में हो, टू प्ले किसी भी सेंटेंस में चेंज नहीं हो रही है। मतलब टू प्ले से ना तो हम ये पता कर सकते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, या सेंटेंस का जो टाइम है वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर। तो ये जो वर्ब हमारी है इससे ना तो नंबर क्लियर है सब्जेक्ट का, ना सेंटेंस का टाइम क्लियर है। तो ये वर्ब कैसी हो गई, नॉन फाइनाइट। अब जब ये नॉन फाइनाइट वर्ब है तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स तो हमारे पास बहुत सारी है। अगर आप देखें यहाँ पे तो मेरा कहना यह है कि अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो टू प्ले एक नॉन फाइनाइट वर्ब है वो आखिर इसमें कहाँ लिखी गई है। तो टू प्ले ये 2 + V1 लिखा गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो टू प्ले है एक्चुअली वो 2 + V1 है। मतलब ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब तो है और नॉन फाइनाइट वर्ब में भी ये आपका टू इन्फिनेटिव है। सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए और रिवाइंड करके आप इसे रिप्ले कर सकते हैं। नाउ इस सेंटेंस में आइए, अब हम इनको ढंग से एक साथ ही देख लेते हैं। तो लाइक और लाइक्ड और लाइक्ड, ये लाइक से हमें क्या पता लग रहा है कि सब्जेक्ट का नंबर प्लूरल है, सेंटेंस का टाइम प्रेजेंट है और ये फाइनाइट है। लेकिन ये जो टू प्ले है और इस लाइक्ड से क्या पता लग रहा है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो तो अनक्लियर है। सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो नंबर अनक्लियर, यहाँ पे हमें उल्टा हो गया हमारा, यहाँ पे हमें करना है अनक्लियर। ये इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अनक्लियर, और ये आएगा यहाँ पर पास्ट। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक रह गई है। इस लाइक्ड से हम सब्जेक्ट का नंबर तो पता नहीं कर सकते, तो सब्जेक्ट का नंबर अनक्लियर है और टाइम कैसा है, पास्ट में चला गया। तो ये वाली वर्ब कैसी हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गई। और जो रिमेनिंग 3 सेंटेंसेज हैं इसमें टू प्ले जो है वो एक इससे ना तो हमें पता लग रहा है कि सब्जेक्ट का नंबर क्या है, सेंटेंस का टाइम क्या है, और इसलिए ये एक टू इन्फिनेटिव है, ठीक है। तो इन सेंटेंसेज में आपको पता लग जाएगा कि लाइक या लाइक्स या लाइक्ड एक फाइनाइट वर्ब है और टू प्ले जो है बेटा एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट वर्ब है और नॉन फाइनाइट वर्ब में भी ये टू इन्फिनेटिव है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और इस बार हमारे पास जो सेंटेंसेज है वो ये है, ही एंजॉयज प्लेइंग चेस। अब जब हम एंजॉय पे आते हैं और प्ले पे आते हैं तो एंजॉय से क्या पता लग रहा है कि सब्जेक्ट का जो नंबर है वो सिंगुलर है, सेंटेंस का जो टाइम है वो प्रेजेंट है और वर्ब का जो टाइप है वो फाइनाइट है। प्लेइंग से क्या पता लग रहा है, हम ना तो प्लेइंग से ये पता कर सकते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ना ही ये पता कर सकते हैं कि सेंटेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो प्लेइंग वर्ब, प्लेइंग कैसी वर्ब हो गई, नॉन फाइनाइट। अब नॉन फाइनाइट वर्ब में हमें चेक करना होगा, नॉन फाइनाइट में तो कई टाइप की वर्ब्स हैं, पार्टिसिपल्स हैं, जेरेंड है और इन्फिनेटिव है। तो जब हम चलते हैं चार्ट में इसी और चेक करते हैं कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो आईएनजी में है, आईएनजी में है लेकिन फाइनाइट नहीं है। तो अगर हम यहाँ जाते हैं तो हमको या तो दिखाई पड़ता है प्रेजेंट पार्टिसिपल या दिखाई पड़ता है जेरेंड। तो जैसे ही हमने डिसाइड कर लिया कि प्लेइंग हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है तो नॉन फाइनाइट वर्ब में भी कौन सा टाइप है, तो अब आपने पता कर लिया या तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है या ये जेरेंड है। तो अब हम इसको जेरेंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल, अभी हम इतना क्लियर नहीं कर पाएंगे कि ये जेरेंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन ये कन्विंसिंगली कंक्लूड कर सकते हैं कि या तो ये जेरेंड है या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इन सेंटेंसेस पे आइए, यहाँ पर जो एंजॉय है, एंजॉय से अब ये पता लग रहा है सब्जेक्ट प्लूरल है, सेंटेंस का टाइम प्रेजेंट है और ये फाइनाइट है। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट का जो नंबर है वो अनक्लियर है, लेकिन इन दोनों वर्ब से क्लियर है कि पास्ट है। तो एंजॉयड क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है। सेंटेंस की मिनिमम रिक्वायरमेंट भी क्या है बेटा, कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक फाइनाइट वर्ब। और प्लेइंग से इन तीनों सेंटेंसेज में प्लेइंग से ना तो हमको ये पता लग रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या सेंटेंस का टाइम क्या है, तो और ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, फिर ये नॉन फाइनाइट, और नॉन फाइनाइट में भी या तो ये जेरेंड है या ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो आई होप कि अब आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो पहले के कंपैरिजन में बेटर हुआ होगा। और सेंटेंसेस लेंगे अभी हम, ही विल लव प्लेइंग चेस, ठीक है ना। यहां पर हमारे पास विल है, लव है और प्लेइंग। अब विल पे आइए, विल लव प्लेइंग है, विल पर चलते हैं। विल से क्या पता लग रहा है, विल से
इस वाले विल को देखिए, आप ये पता नहीं कर सकते विल से कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसका नंबर सिंगुलर है या प्लूरल है, ये तो नहीं पता लगेगा, लेकिन ये पता लग जाएगा कि इन दोनों सेंटेंसेस का जो टाइम है वो फ्यूचर है। तो नंबर जो सब्जेक्ट का, विल से बात कर रहे हैं, सेंटेंस का जो नंबर है, सब्जेक्ट का जो नंबर है वो तो अनक्लियर है, लेकिन सेंटेंस का टाइम क्लियर है। तो दोनों में से या तो नंबर का पता लगे या टाइम का पता लगे या दोनों का पता लग जाए तो वर्ब क्या कहलाएगी, फाइनाइट वर्ब। अब ये जो लव है, लव, अगर हम इस सेंटेंस को पास्ट में लेकर जाएं तो विल को वुड करना पड़ेगा, लव को लव्ड नहीं करना। तो लव से हम ये नहीं पता कर सकते कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है प्लूरल है, ना ही हम ये पता कर सकते हैं कि सेंटेंस का जो टाइम है वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो लव की बात हम कर रहे हैं, तो इससे जो है नहीं पता लग रहा कि सेंटेंस का नंबर या सेंटेंस का टाइम क्या है। तो ये वर्ब कैसी हो गई, नॉन फाइनाइट। अब नॉन फाइनाइट में भी हमारे पास बहुत सारी नॉन फाइनाइट है, तो इन नॉन फाइनाइट में से ये आखिर है कौन सी। तो यहाँ पे आप देखें तो लव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल आपको यहाँ दिखाई पड़ रही है। दैट मीन्स जो लव हमारा लिखा हुआ है ये एक बेयर इन्फिनेटिव है, ठीक है। अब हम एक तीसरी वर्ब पे आते हैं जो है प्लेइंग। अब प्लेइंग से भी आप पता कर सकते हैं, ना तो ये पता लग रहा है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का नंबर क्या है, सेंटेंस का टाइम क्या है, तो ये वर्ब कैसी हो गई, नॉन फाइनाइट। अब नॉन फाइनाइट में आईएनजी फॉर्म जो होती है वो हम चेक कर लें। आईएनजी फॉर्म जो होती है या तो जेरेंड होती है या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, और दोनों ही जो है बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, ठीक है। तो अब जो है ये जो चार्ट मैंने बना रखा है आपके लिए, सब कुछ मैंने आपको लिख के दिया हुआ है, अगर आप केवल इसको वॉक थ्रू भी करें तब भी आपको ये क्लियर हो जाएगा, और फाइनाइट नॉन फाइनाइट का केवल 2 वीडियोज में ही आपको काफी अच्छा आइडिया मिल जाए, ठीक है। अब हम आते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, सेकंड फॉर्म में लिख सकते हैं, थर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, फोर्थ फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर आप इस चार्ट को देखें जो हमने पढ़ा यहाँ पर, ये जो है कहीं भी आपको यहाँ पर V2 दिखाई नहीं पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं लिखा हुआ नहीं है। वर्ब की सेकंड फॉर्म में जगह ना हम लोग V1 हमको दिखता है, यहाँ रहा, V3 हमको दिख रहा है, एक सेकेंड, V3 भी लिखा हुआ है, और V4 ये भी V4 ये लिखा हुआ है। तो केवल V2 हमको दिखाई नहीं पड़ रहा, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई नहीं पड़ रही है। आप सभी नॉन फाइनाइट वर्ब्स को देख लीजिएगा, यहां पर V2 आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई नहीं पड़ रही है। तो हमारे कंक्लूजन क्या निकलते हैं, कंक्लूजन ये निकलता है कि V2 केवल एक फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है एक फाइनाइट वर्ब है, लेकिन एक फाइनाइट वर्ब क्यों है, क्योंकि सर चार्ट में कहीं है ही नहीं। आप चेक कर लीजिए, आपको थोड़ा पॉज करके देख लीजिए, यहाँ पे V3 है। वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है, V1, V2, V3 एंड V4, जो हम पहले सेशन में कर चुके। V1 हमको मिल गई तो इसे क्रॉस कर दिया, V3 हमको मिल गई, V4 हमको मिल गई, तो बस V2 हमको नहीं मिल रही है। मतलब ये है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा एक फाइनाइट वर्ब है। तो आखिर इससे पेपर शटर क्या कर सकता है, हमें इससे क्या चैलेंजेस हमारे सामने आ सकते हैं, वो कभी बात की बात है, वो फिर एडवांस सेशन में जाएगा। लेकिन फिर इस समय जो हम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं वो ये है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है केवल फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अधिकतर वर्ब्स की जो सेकंड फॉर्म है वो आइडेंटिकल होती है। प्ले, प्लेड, प्लेड, एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड, इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड, कॉल, कॉल्ड, कॉल, ठीक है। अब कंक्लूजन हमने क्या ड्रॉ किया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है वो एक फाइनाइट वर्ब है, और एडमिट की सेकंड फॉर्म क्या है, एडमिटेड है, और थर्ड फॉर्म क्या है, एडमिटेड है। तो अगर ये थर्ड फॉर्म है, मान लीजिए जो एडमिटेड हमको दिया गया है, अभी हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, और सेंटेंस की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, सेंटेंस की मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि हमें कम से कम एक सब्जेक्ट या कम से कम एक फाइनाइट वर्ब चाहिए। सेंटेंस का, अब स्टूडेंट्स तो मालूम है आपको नाउन है, अब नाउन तो सब्जेक्ट बन सकता है, तो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही है द स्टूडेंट से। अब जो कॉज ऑफ कंसर्न ये है वो ये है कि क्या एडमिटेड एक फाइनाइट वर्ब है। एक सेंटेंस की मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये है कि इसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो, ठीक है, वो द स्टूडेंट से हो गया, और कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। तो अगर
ये जो लिखा हुआ है एडमिटेड, अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये एक सेंटेंस है। लेकिन कहीं अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। और पास्ट पार्टिसिपल कैसी वर्ब है, नॉन फाइनाइट। सेंटेंस की रिक्वायरमेंट क्या है, कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक फाइनाइट वर्ब है। तो अगर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये सेंटेंस है, अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये सेंटेंस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन यही रहा कि ये V2 है भाई या ये V3 है। ना अब आते हैं पेपर सेटर्स। इस वाली लाइन को देखिएगा, सेंटेंस की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक फाइनाइट वर्ब। और रवि जो है, रवि सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। इस समय हमको थ्योरेटिकली भी थ्योरी वाइज भी क्लियर नहीं है कि आखिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे रवि सब्जेक्ट कब है, रवि ऑब्जेक्ट कब है, रवि कॉम्प्लीमेंट कब है। तो सब्जेक्ट को तो चाहिए फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट कभी भी फाइनाइट वर्ब नहीं ले पाएगा। ऑब्जेक्ट लेकिन मैं आपको बता देता हूं नॉन फाइनाइट वर्ब ले सकता है, कॉम्प्लीमेंट नॉन फाइनाइट वर्ब ले सकता है, सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब भी ले सकता है और नॉन फाइनाइट वर्ब भी ले सकता है। तो अगर ये चीजें आपको अब ट्रबल करना शुरू कर रही हैं तो मान लीजिएगा कि आप शायद कंपटीशन के लिए मिसफिट हुए, क्योंकि जरा सा आप लोग अच्छी सैलरी चाहते हैं तो आपको कंटेंट भी अच्छा चाहिए होगा और आपको डिफिकल्टी लेवल भी अच्छी हैंडल करनी होगी। हल्के हल्के पढ़िए। सेंटेंस की मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये हमारे प्रीवियस वीडियो का एम्फेसिस था, कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक फाइनाइट। और रवि क्योंकि एक नाउन है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है बेटा। अब फाइनाइट वर्ब किसको चाहिए, वो सब्जेक्ट को चाहिए। तो चलो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट कौन सी वर्ब लेता है, सब्जेक्ट को कम से कम एक फाइनाइट तो चाहिए सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए, लेकिन सेंटेंस नॉन फाइनाइट वर्ब भी ले सकता है। तो अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये एक सेंटेंस नहीं है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन एक सेंटेंस नहीं है। लेकिन अगर ये एक फाइनाइट वर्ब है तो ये एक सेंटेंस है। तो दूर से देखने पर द स्टूडेंट्स एडमिटेड टू द क्लास लास्ट ईयर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को एक सेंटेंस दिखाई पड़ रहा होगा, बट कंडीशन यही है कि क्या ये फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि अधिकतर वर्ब्स की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होती है आइडेंटिकल है। ठीक है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसी है वो आपको ऊपर दिखाई पड़ा लिखा हुआ कि V2 इज ओनली अ फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो पेपर सेटर क्या करने जा रहा है, पेपर सेटर सब्जेक्ट को फाइनाइट ना वर्ब देकर, वर्ब ना देकर किसी ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट के लिए फाइनाइट वर्ब का यूज करते हैं, जैसा मैंने आपको यहां सिखाया। ये एक ऐसी ट्रिक है, अगर आप इसी को आइडेंटिफाई करना सीख लें तो आपको मैं RBI हो, CGL मेंस हो, CDS हो, बैंक पीओ के डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो, उनको हम हैंडल कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना होगा और थोड़ा टाइम डिवोट करना होगा, क्योंकि हम 12 ईयर्स हम लगाकर आए हैं, अब कंपटीशन के फील्ड में आए हैं। तो एकेडमिक्स में आपने 12 साल दिए हैं, तो यहाँ पर 12 घंटे या 12 दिन आप दे सकते हैं। ये कोई बहुत अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, कंसीडरिंग द टाइम दैट यू हैव स्पेंट इन योर एकेडमिक्स। ठीक है, चलिए तो मैं एक बार इसको जो हटा ही देता हूँ पहले। यह कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखें कि फाइनाइट वर्ब का यूज केवल और केवल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के साथ नहीं। तो हम कैसे पता करें सर, जो ऊपर हमको दिया गया ये सेंटेंस है या नहीं है। तो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन V2 एंड V3 बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्ब्स हैव सेम V2 V3। तो यही जो है इस समय की सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है इस समय जो है, जिसको हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में ही ओवरकम करेंगे। तो इसको तो हम पास्ट पार्टिसिपल में डिस्कस करेंगे। अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पास्ट पार्टिसिपल है, और पास्ट पार्टिसिपल है तो फिर ये नॉन फाइनाइट वर्ब। तो मैंने इसके लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच निकाली है जो आपको बहुत यूजफुल होगी। कई लोग या कई टीचर जो है ये मुझ पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, आपको उनसे कोई भी डिस्कशन नहीं करना है। अगर कोई टीचर आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है तो मेरा फ़ोन नंबर उसको दे दीजिएगा, मैं उससे बात करूँगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको RC और वोकैब की प्रैक्टिस करनी है, ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, आपको टीचर से आर्गुमेंट नहीं करना है। ठीक है, पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन, जो वर्ड सब्जेक्ट बन सकता है वो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। इस बात पर विचार करें कि टॉपिक जो बनाया गया वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही क्यों बनाया गया, क्योंकि रवि जो है मैंने अभी आपको सिखाया था, रवि सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी और कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है।
और टॉपिक क्या बनाया गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो रवि भाई ऑब्जेक्ट भी बन सकता है तो ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बना देते, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है तो कॉम्प्लीमेंट वर्ब एग्रीमेंट भी बना देते। ये टॉपिक क्यों नहीं बनाया गया, उसका रीजन ये है कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट कभी भी फाइनाइट वर्ब नहीं ले सकते, तो इसलिए ये दो टॉपिक जो है एग्जिस्टेंस में नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है, जो वर्ड सब्जेक्ट बन सकता है वो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। तो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस को आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं अगर, तो ये ध्यान रखिएगा, हम बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए मुझे आपको वो एम्युनिशन, गोला बारूद देना पड़ेगा जिससे कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को ओवरकम कर सकें। तो यहाँ पर बहुत बहुत आराम से, बहुत कम स्पीड से पढ़िए, लेकिन ये जरूर पढ़िए कि टॉपिक आखिर सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट ही क्यों बनाया गया, जबकि रवि जो है एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा और कॉम्प्लीमेंट भी होगा। तो टीचर क्या करते हैं, आपको सीधे 100 रूल्स बता देंगे, ये समझाएंगे, लेकिन उसके बेस में लेकर नहीं जाते। एक बार अगर मेरा बेस क्लियर है, फिर मेरे अंदर जो है एक चीज तो नहीं रहेगी, वो है फियर एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। दूसरा कंपोनेंट है जो हमारे रिजेक्शन के लिए काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है। आई होप कि आपको ये जो डायलेमा है वो समझ में आया होगा कि आखिर टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही क्यों बनाया गया, ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कॉम्प्लीमेंट वर्ब एग्रीमेंट आखिर क्यों नहीं बनाया गया। चलिए, कंक्लूजन, V2 इज ओनली अ फाइनाइट वर्ब। प्रॉब्लम क्या है, मोस्ट ऑफ द वर्ब्स हैव आइडेंटिकल V2 एंड V3। अधिकतर वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसा होता है। तो अगर वो सेकंड फॉर्म है तो फाइनाइट वर्ब है, तो सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो पास्ट पार्टिसिपल है, फिर सेंटेंस नहीं बनेगा। और हमारे पास आता क्या है कंपटीशन में, सेंटेंस करेक्शन आता है। ध्यान देखिएगा, फ्रेज करेक्शन या क्लॉज करेक्शन नहीं आता। इंप्रूवमेंट में क्या आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है बेटा, फ्रेज इंप्रूवमेंट, क्लॉज इंप्रूवमेंट नहीं आता है। तो अब जब हम कंपटीशन की बात करते हैं, इतना आइडिया आपको हो गया होगा, ग्रामर में हम सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं। तो सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे तो बाद में बात करेंगे, पहले सेंटेंस होता क्या है वो ढंग से सीख लें। सेंटेंस के लिए कम से कम आपको एक सब्जेक्ट और कम से कम एक फाइनाइट वर्ब चाहिए ही होगी, ठीक है ना। अब हम आते हैं V1 पे। हमारे पास हमने V3 डिस्कस कर लिया, V2 कर लिया, अब V1 पे बात आते हैं। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट वर्ब में आती है, ये बेयर इन्फिनिटिव अभी हम लोगों ने देखा, तो V2 जो है एक फाइनाइट वर्ब भी है और एक नॉन फाइनाइट वर्ब भी है, जिसे हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, जो हमने अभी चार्ट में देखा। और अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को पॉज करके अपनी PDF को रेफर करिए, ठीक है। तो सर अब हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसके लिए भी आपको इसी कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा कि सेंटेंस की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है। वो होती है कम से कम एक सब्जेक्ट और कम से कम एक फाइनाइट वर्ब। इतनी बार आप इस सेंटेंस को सुनेंगे कि आप उससे बोर हो जाएंगे और आपको ये बहुत ही रिपग्नेंट सा लगेगा कि हमें बड़ा मजा नहीं आ रहा क्लास में। यहाँ पर मैं एक एंटरटेनर नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ। मैं आपको डांस नहीं कर सकता यहाँ पे, ताकि रील बना के मैं आपको जो है बहुत फेमस हो जाऊं और आपको एंटरटेन करूं, आपकी जो बेस डिजायर्स हैं उनको पूरा करूं। नाउ V1 दोनों है, फाइनाइट वर्ब भी है और नॉन फाइनाइट वर्ब भी है। और नॉन फाइनाइट वर्ब में हम इसको क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। तो दो सेंटेंस आपके पास है, ही प्ले चेस एंड प्ले चेस। तो इन केसेज में प्ले से पता लग रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है और टाइम जो है प्रेजेंट है। इससे पता लग रहा है सब्जेक्ट प्लूरल है और टाइम प्रेजेंट है। तो इन दोनों में, दोनों सेंटेंसेस में जो वर्ब है ये दोनों वर्ब्स हैं, ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन अगर हम इनका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएं, तो अब हमें इस सेंटेंस का टाइम किससे पता लग रहा है, प्लेस से। इस सेंटेंस का टाइम किससे पता लग रहा है, डज से। तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कौन हो रही है, डज हो रही है। और यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से कौन चेंज हो रही है, डू हो रही है। अब यहीं पर अगर इस सेंटेंस को हम पास्ट में लेके जाएं तो प्ले को प्लेड नहीं करेंगे, डज को डिड करेंगे, डू को डिड करेंगे। तो अब ये कैसा हो गया, ये वाली वर्ब कैसी हो गई बेटा, फाइनाइट वर्ब। और ये वाली जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है। और अगर हम इसे पास्ट में भी लेके जाएं तो डज और डू को डिड करना पड़ेगा, प्ले प्लेड नहीं होगी। तो मतलब ये वाली जो वर्ब है, ये प्ले जो अब जो आई है, जो ग्रीन में आपको दिखाई पड़ रही है,
ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज नहीं हो रही है और टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे डज और डू क्या हो गया भाई, फाइनाइट वर्ब हो गई, और प्ले कैसी हो गई, नॉन फाइनाइट। सिमिलरली ये दो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है, अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को पास में लेकर जाओ, पास में लेकर जाओ, जैसा मैंने यहां कर दिया है पास में लेकर, तो हमने डू और जो डज और डू है, डज और डू है, इसे डिड किया, प्ले ऐसे का ऐसा है। अगर हमने ही डज नॉट प्ले को पास में लिया, दे डू नॉट को पास में लिया, तो हमने इसको डिड कर दिया, प्ले ऐसे का ऐसा ही है। तो आप समझ सकते हैं यहां पर जो प्ले है एक फाइनाइट वर्ब है, लेकिन इन चार सेंटेंसेज में जो प्ले है वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इन्हीं सेंटेंसेज को अब हम पास में लेके चलते हैं जो नेक्स्ट स्लाइड में है। अब ये प्लेड तो V2 हो गई, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए हमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब चाहिए होगी। क्या पता सर ये V3 हो, तो ये तो हम आगे जाकर डिस्कस करने ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्लेड है वो तो फाइनाइट वर्ब है, और टेंस का पता किससे लग रहा है, टेंस का डिड से पता लग रहा है। सब्जेक्ट का नंबर पता नहीं लग रहा है, लेकिन टेंस का पता लग रहा है। तो ये वाली वर्ब्स कैसी हो गई है, फाइनाइट वर्ब। डिड कैसी हो गई है, फाइनाइट वर्ब। टेंस का पता तो दे रही है कि सेंटेंस का टाइम जो है पास्ट है, लेकिन ये जो प्ले ब्लू में ग्रीन में दिखाई पड़ रही है, ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो यहां पर जो प्ले है वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब। सभी नोट्स में ऐसे ही लिखा हुआ है, आपको लिखना ही नहीं है। नोट्स तो मैं बनाने ही नहीं देता। ऑफलाइन बैच में कोई भी स्टूडेंट अगर आप पूछेंगे तो वो यही चीज को आपको वाउच करेगा कि यार नोट्स लिखने नहीं देते, ये चीजों को एक्सप्लेन करते रहते हैं। क्योंकि ओवर द ईयर्स मैंने यही सीखा है, स्टूडेंट के ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, उसको अगर आप बार बार लिखने को फोर्स करेंगे तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में चला जाएगा। तो सारा लिखने का काम मैंने कर दिया, समझाने का काम मैंने कर दिया। आप जीएस पे फोकस करिए ना, आपने रीजनिंग पे फोकस करिए ना, आपने इंग्लिश का प्रेशर मैं ले रहा हूं आपका, इसे मैं अब्सॉर्ब करूंगा। ठीक है ना। अब हम यहां पर आए, फ्यूचर में गए, तो इन सेंटेंसेस में आपको पता लग रहा है कि विल से पता लग रहा है कि टाइम क्या है। विल से हम ये नहीं पता कर सकते कि सब्जेक्ट का नंबर क्या है, लेकिन टाइम तो पता लग रहा है, फ्यूचर है। तो टाइम के हिसाब से चेंज, टाइम किससे पता लग रहा है, विल से पता लग रहा है। लेकिन जो प्ले वर्ब है इससे पता नहीं लग रहा है। तो यहां पर प्ले कैसी हो गई है, नॉन फाइनाइट वर्ब। और जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है तो हम इसे क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। अगर हम इसी सेंटेंस को पास में लेके जाएं, पास में यूज करें, तो विल को वुड करना पड़ेगा, विल चेंज होगा टाइम के हिसाब से, प्ले ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो यहां पर ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, नाउ अब समरी आई। बहुत बढ़िया, बहुत चीजें मैं आपको समराइज कर दूंगा, आपको कहीं और जाना ही नहीं है। अगर डू डज डिड के बाद आए, डू डज डिड, जब ये हेल्पिंग वर्ब है तो डू डज डिड के बाद हमेशा क्या आता है, V1 आता है। मॉडल के बाद क्या आता है, मॉडल के बाद क्या आता है, V1 आता है। और ये दोनों वर्ब्स कैसी हैं, नॉन फाइनाइट। इनको हम क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। तो एक लाइन में याद कर लीजिए, वी डू डज डिड या मॉडल के बाद जो मेन वर्ब है आती है वो किस फॉर्म में आती है, फर्स्ट फॉर्म में आती है। और वो कैसी होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। उसे हम क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। और मैंने बहुत ही लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, V1 यदि डू डज डिड या मॉडल्स के बाद यूज की गई है तो नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट है तो क्या है बेटा, ये बेयर इन्फिनिटिव है। और अगर डू डज डिड और मॉडल्स के बाद यूज नहीं की गई है तो कैसी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। तो ये इतनी अच्छी समरी आपको कहां से मिलेगी, ये मैंने आपके लिए सब कर दी। तो वो स्टूडेंट जो काफी समय से पढ़ रहे हैं वो भी इस चीज को बड़ा इंटरेस्टिंग पाएंगे। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में तक जाएंगे तब हम उसे कर पाएंगे। ठीक है, V2 कैसी वर्ब है, हमेशा फाइनाइट वर्ब है। तो इसको जरा मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं और आप इन चीजों को समझ करिए। V1 फाइनाइट भी है और नॉन फाइनाइट भी है। V2 मैं इधर आता हूं, V1 फाइनाइट भी है और नॉन फाइनाइट भी है। नॉन फाइनाइट के रूप में कब काम करती है, जब ये हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड के बाद आए या मॉडल्स के बाद आए, तब ये बेयर इन्फिनिटिव है। अदरवाइज अगर डू डज डिड या मॉडल्स के बाद नहीं है तो फिर ये कैसी वर्ब है, ये एक फाइनाइट वर्ब है। V2 हमेशा क्या है, एक फाइनाइट वर्ब है। अब प्रॉब्लम जो आती है V3 को लेकर आती है, क्योंकि अधिकतर वर्ब्स की जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है वो आइडेंटिकल है। तो आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का ही जो पार्ट चल रहा है आपका, इसी में मैं समझाऊंगा कि आखिर हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे कैसे, करेंगे कैसे। क्योंकि सेंटेंस की रिक्वायरमेंट क्या है, कम से कम एक सब्जेक्ट
और कम से कम एक फाइनाइट वर्ब, वो एक हमारा कॉज ऑफ कंसर्न हमेशा रहता है। ठीक है, तो इस समय आपको ये चार्ट इस वीडियो में हम 45 मिनट्स में आए हैं, ये क्लियर हुआ होगा। और ये वाला पार्ट जो काफी रिसर्च के बाद निकाला गया है, और रिसर्च के बाद तो मैंने कर लिया, लेकिन आपको, जो आप एक फ्रेशर हैं, आपको इस समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को आप जितनी बार चाहें स्पीड को इंक्रीज करके देख सकते हैं। एक बार वीडियो देखिए, फिर कॉन्सेप्ट रिवाइज करिए, समझ में ना आए फिर से देखिए वीडियो, क्योंकि ना समझने का विकल्प आपके पास नहीं है। अगर आपको आपके परिवार की आर्थिक स्थिति क्लियर है, आप जिस प्राइवेट जॉब को कर रहे हैं, अगर वहां की कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं तो आप पीछे हट जाइए। अगर आपके पापा के पास बहुत प्रॉपर्टी है और बहुत सारे खेत हैं तो आप पीछे हट जाइए। लेकिन अगर आपके पापा के पास प्रॉपर्टी नहीं है और आप प्राइवेट जॉब में लगता है कि चेंज करना चाहिए, तो आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो ये रही हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। चलिए, पार्टिसिपल्स को हमने और क्या नाम दिया था? वर्बल एडजेक्टिव। इसी सेंटेंस में बात, इसी वीडियो में बात हो रही है। इनको वर्बल क्यों कहा गया? क्योंकि नॉर्मल एडजेक्टिव रिच हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, ब्यूटीफुल, ये भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये एक नॉर्मल एडजेक्टिव है। और रवि जो है एक नॉर्मल नाउन है, सिटी जो है एक नॉर्मल नाउन है, लव जो है एक नॉर्मल नाउन है, गोल्ड जो है एक नॉर्मल नाउन है। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, और जेरंड और टू इन्फिनिटिव भी नाउन है। ठीक है, ये कैसे नाउन है? नॉर्मल नाउन, मतलब नॉर्मल वर्ड बोलते नहीं है, नाउन है। ये कैसे नाउन है? इनके साथ लगाना पड़ता है वर्बल नाउन। अगर आप इस समय जाकर ऑनलाइन बैच में देखें अपने, और तो आप पाएंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स में मैंने 800 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा होगा। और वो 800 क्वेश्चंस ऐसे पिक नहीं होते कि एक जगह मिल गए कहीं से उठा लिए, ऐसे नहीं होता। बहुत ढूंढना पड़ता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम में जाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमने बोला था प्रीवियस सेशन में कि हम लोग इंग्लिश को लेकर सेक्युलर बनेंगे। सेक्युलर मतलब हम एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, एमबीए में हम कोई डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो नाउन है। अब एक चीज जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करेगा कोई, तो वो नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, लेकिन अब जेरंड और टू इन्फिनिटिव, क्योंकि ये वर्बल नाउन की तरह काम कर सकते हैं, तो ये भी सेंटेंस में क्या करेंगे? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेंगे। तो gerund and to infinitive also act as subject object complement in a sentence। तो ये जो है हमारी लर्निंग आती है। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम ये आ सकती है, अगर सब्जेक्ट के रूप में gerund भी आएगा और to infinitive भी आएगा, तो भाई इन दोनों में से कौन सा आएगा? यही जो है आपका जो है पेपर सेटर, इस चीज को, पेपर सेटर जो है आपका इस चीज को जानता है। आप भी अब जान चुके हैं। अगर आप जानते हैं कि सामने वाला खिलाड़ी कौन सी चाल चलने जा रहा है, तो आप उसको डिफीट कर सकते हैं चेस के गेम में। कंपटीशन एक्चुअली कुछ भी नहीं है, इट इज ऑफन लाइकन टू गेम ऑफ चेस। चेस खेल रहे हैं, वो आपको हराने की कोशिश कर रहा है, आप उसको हराने की कोशिश कर रहे हैं। कौन चेकमेट जल्दी करता है, इस पर डिपेंड करता है कि कौन चेस का गेम जीतेगा। ठीक है, तो जो आज का सेशन स्टार्ट हुआ था उसमें ये हुआ था कि हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल्स हमेशा क्या होते हैं? फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? मेन वर्ब्स के केस में प्रॉब्लम आती है कि आपकी एक फाइनाइट वर्ब है और या एक नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। अब हमको ये भी पता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब में हमारे पास पार्टिसिपल्स हैं, जेरंड है और इन्फिनिटिव है। पार्टिसिपल्स में 3 टाइप हैं, जेरंड में 2 टाइप्स हैं और इन्फिनिटिव में मेनी टाइप्स हैं, 6 टाइप्स हैं वहां पर, और उनमें प्रॉब्लम है। और तो हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है? 3 होती है, बी फॉर्म, डू डज डिड और हैज हैव हैड। मॉडल्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो आपको नोट्स में दिए गए हैं। ठीक है, तो अब जो है हम लोग हेल्पिंग इनको बी डू हैव के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये डिस्कशन जो है अब नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। आप इस वीडियो में केवल इतना पढ़िए कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब्स में हमें चैलेंजेस क्या क्या मिल सकते हैं, और हम इन्हें चाहे हमें अच्छे लगे ना लगे, हमें इन्हें डिस्टिंग्विश करना, डिफरेंशिएट करना आना ही चाहिए।
आएगा तो आपके लिए बहुत रास्ते खुलेंगे, नहीं आएगा तो कुछ रास्ते आपके लिए बंद हो जाएंगे। इस मैसेज के साथ कि हमारे पास पीछे हटने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारी स्थिति पीछे जाकर बहुत अच्छी नहीं होने जा रही है, आगे जाकर ही अच्छी हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये थ्योरी और का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अब थैंक यू बोलूंगा और मैं बाय बाय हमेशा करता हूँ। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।